भारतीय नौदलाच्या 2 महिला अधिकाऱ्यांनी नुकतीच सागर परिक्रमा पूर्ण केली। तब्बल 8 महिन्यानंतर या 2 महिला अधिकारी जगभराची सैर करून भारतात परतल्या। विशेष म्हणजे ही सागरी परिक्रमा स्वदेशी बनावटीच्या नौकेतून त्यांनी पूर्ण केली। देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्वतः गोव्यात उपस्थित राहून या साहसी महिला अधिकाऱ्यांचं कौतुक केलं। हा पराक्रम करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांबरोबर बातचीत केली आमच्या प्रतिनिधी रेवती हिंगवे यांनी। महिला सशक्तीकरण म्हणजे नेमकं काय ह्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे भारत देश आहे। कारण आपण आपल्या महिलांना अशा स्तरावरती नेऊन ठेवतो किंवा अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे पद देतो की तिकडे नक्की महिला सशक्तीकरण म्हणजे काय हे तिकडनं समजून येतं। आज असंच एक महिला सशक्तीकरणाचं खूप मोठं उदाहरण माझ्यासोबत आहेत आणि ते म्हणजे लेफ्टनंट कमांडर दिलरीत आणि लेफ्टनंट कमांडर रूपा, ज्यांनी 25,000 नॉटिकल माइल्सहून अधिक प्रवास त्यांनी केला। 4 वेगवेगळ्या देशांमध्ये ते गेले। ह्याचं महत्त्व खूप आहे कारण ह्यातनं 2 महत्त्वाचे संदेश जातात की महिला सशक्तीकरण मध्ये भारत अव्वल आहे आणि त्यासोबतच दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की भारत देश जे मॅरिटाईम ॲक्टिव्हिटीज आहेत या 4 देशांसोबत ऑस्ट्रेलिया, फॉकलँड आयलँड्स, साऊथ आफ्रिका असे जे 4 महत्त्वाचे जे देश आहेत जिकडे या सगळ्या प्रवासादरम्यान ते थांबलेले होते, महत्त्वाचा असा संदेश त्यातनं जातो की मॅरिटाईम ॲक्टिव्हिटीजमध्ये आणि मॅरिटाईम कोऑपरेशनमध्ये भारत देश हा अव्वल आहे। तर नक्की हे 8 महिने, कारण हा जो सगळा प्रवास आहे तो ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाला आणि काल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या दोघींचं स्वागत केलं। तर नक्की हे 8 महिने कसे होते जाणून घेऊया त्यांच्याकडनं। नमस्कार, NDTV मराठीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तुम्हाला थोडंसं असं वाटत असेल की मी आत्ता नेमकी कुठे आहे, तर मला तुम्हाला सांगू द्या की तारिणी नावाची जी आपली INSV म्हणजेच इंडियन नेव्ही सेलिंग व्हेकल आहे तिकडे आत्ता मी आलेली आहे। कालच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी आपल्या 2 लेफ्टनंट कमांडर दिलरीत आणि रूपा यांचं स्वागत केलं होतं आणि त्याचं कारण पण तसंच होतं। त्यांचं कारण असं होतं की जवळपास 25,000 नॉटिकल माइल्सहून अधिकची परिक्रमा त्यांनी केली होती। नविका सागर परिक्रमा ही त्यांनी याच बोटीतनं केलेली होती। गेले 8 महिन्यांपासून ऑक्टोबरपासून त्यांचं हे सुरू झालेलं होती परिक्रमा आणि काल ते गोवाच्या पोर्टवरती आलेले होते आणि तेव्हा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी त्यांचं स्वागत केलं होतं। जसं आपण हे बघू शकतोय की या ज्या दोन्ही लेफ्टनंट कमांडर होत्या ते गेल्या 8 महिन्यांपासून इथेच राहत होत्या आणि जे एक्स्ट्रीम वेदर कंडिशन्स, वातावरण ठीक नव्हतं, काही ठिकाणी तर ॲक्सेसिबिलिटी पण नव्हती, अशा ठिकाणांवरनं ही जी तारिणी नावाची जी जहाज आहे तारिणी नावाची जी जहाज आहे ती त्यांच्या साथीला होती। आत्ता आपण या बोटीत आलेलो आहोत, त्यांचे वेगवेगळे व्हेरिएशन्स काय आहेत, नक्की कसा हा सगळा प्रवास होता हे जाणून घेऊयात त्यांच्या कॅप्टनकडनं। कॅप्टन प्रशांत मेनन खरं तर आत्ता इकडे आहेत आणि या बोटीतनं हा जो 8 महिन्यांचा प्रवास होता त्यासोबतच ट्रेनिंगला वगैरे सुद्धा तेच होते, आपण जसं बघू शकतोय या जहाजातून। तर नक्की काय तो प्रवास असेल, 8 महिन्यांचा प्रवास होता। आत्ता आपण इथे बघू शकतोय की गेल्या काही तासांपासून ही जी तारिणी बोट आहे ती इथे आलेली आहे आणि प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटेल असं हे होतं। तर चला आपण बघूयात की नेमकं 8 महिन्यांसाठी असलेलं हे त्यांचं घर कसं होतं। आत्ता माझ्यासोबत आहेत कॅप्टन प्रशांत मेनन सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे NDTV मराठीमध्ये। चला तर मग आत्ता नक्की हे 8 महिन्यांचा प्रवास कसा होता हे जाणून घेऊयात त्यांच्या कॅप्टनकडनं। कॅप्टन प्रशांत मेनन, बरंचसं प्रशिक्षण देखील त्यांनी दिलेलं होतं, तर नक्की हा सगळा प्रवास कसा होता, प्रशिक्षण कसं होतं हे त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV मराठी में। तो सबसे पहले ट्रेनिंग कब से चालू हुआ और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर कुछ हम बोलते हैं ना ये चीज़ होनी चाहिए, ये उसका जो मार्क है वो हो जाना चाहिए, तो हाउ वाज द ट्रेनिंग? Training started with nominating or
Navy asked for volunteers. 17 volunteers came up. We did several phases of selection, which included sailing in small dinghy boats, making them sail in Tarani for, say, a day sortie, their aptitude, mental strength, all these things were evaluated. And we shortlisted Lieutenant Commander Dilna and Rupa in May 2022. So the real training started from there. So after that, what we did is the officers are from, one is from the logistics branch, one is from the Naval Armament Inspectorate branch. So ship experience, how to handle a ship, what are the basic rules to be followed, communication, navigation. तो हमें भी बता दीजिए बेसिक रूल्स क्या है. हाँ, सो आपको जैसे आप रोड में चलते हैं उस तरह समंदर में भी रूल्स ऑफ द रोड होते हैं. ठीक है, अगर आपने एक जहाज को देखा है और उससे कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो उनके बीच में कोलिशन ना हो, उसके लिए कुछ रूल्स हैं. रात को किस तरह के लाइट्स होते हैं ताकि लाइट से पता चले ये बड़ा मर्चेंट वेसल है, छोटा सेलिंग वेसल है. इस तरह के कई रूल्स हैं. ये उनको सीखना पड़ता है. कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है कि कैसे सैटेलाइट फ़ोन से बात किया जाता है, व्हाट आर द कोड्स. VHF में जहाज़ों से बात करना पड़ता है. फिर मेटीरियोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, आसमान में देख के, बादल पे देख के क्या आज शाम तक कुछ स्टॉर्म होने वाला है या स्टिल विंड होने वाला है, ये सब उनको सीखना पड़ता है जो एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच के नेवल ऑफिसर्स को सिखाया जाता है. तो ये सब उनको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा. और ये ट्रेनिंग कितने समय तक चल रहा था? हाँ, ये ट्रेनिंग अभी आप देखो तो मई 22 में शुरू हुआ है और दे वर रेडी ऑन 2 अक्टूबर 24. तो इसके बीच में वेरियस फेसेस ऑफ ट्रेनिंग, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस ही नहीं, क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस हुए, छोटे बोट में सेलिंग कराया. उसके बाद इन्हें 3 प्रिपरेटरी ओशन सेलिंग के लिए भेजा गया. तो प्रिपरेटरी ओशन सेलिंग पहली वाली थी मॉरिशस में. 4 और ऑफिसर्स थे जिन्होंने छोटे छोटे ओशन सेलिंग किए हैं, उनके साथ भेजा गया. उसके बाद ये गए ब्राज़ील तक. ब्राज़ील वाले एक्सपीडिशन में जो 8 ऑफिसर्स शॉर्टलिस्ट किए थे जो इनके साथ जाएंगे इनको सपोर्ट करने के लिए. पहले लेग में 4 ऑफिसर्स थे और दूसरे लेग में और 4 ऑफिसर्स थे. तो ये ब्राज़ील में ऑफिसर्स चेंज हो गए थे जो सपोर्ट ऑफिसर्स थे, पर ये दोनों कंटिन्यू किए. यामध्ये मला एक महत्त्वाच्या गोष्टीचा उल्लेख करायचा वाटतो की जेवढे पडद्यासमोरचे किरदार महत्त्वाचे असतात तेवढेच पडद्यामागचे जे किरदार असतात तितकेच महत्त्वाचे असतात. सर, गोइंग अहेड, ये जो पूरा सेटअप किया हुआ है ये एग्जैक्टली क्या काम करता है? उससे शुरू करने से पहले जर तुम्ही बघितलं तर 8 महिन्यांच्या या सगळ्या त्यांच्या आठवणी इथे आहेत. बघू शकतो आपण इथे फोटोज लावलेले आहेत त्यांनी वेगवेगळे. तर ह्या त्यांचा 8 महिन्याचा प्रवास होता. गोइंग बैक टू सर मेनन, ये जो सेटअप है ये इसका बेसिक क्या काम होता है? सो आई कैन कॉल दिस द ऑपरेशन सेंटर ऑफ द बोट. तो इसमें ये पैनल जो है इसमें मैप आता है. जैसे आप लैंड में जो है उसको मैप बोलते हैं, समंदर में जो है उसको चार्ट बोलते हैं. ठीक है, चार्ट का ये है कि उसमें समुंदर के फीचर्स बताए जाते हैं, लैंड के फीचर्स नहीं होते. कितना डेप्थ है, कहाँ पे कोई जहाज क्रैश कर सिंक होकर रहा है, किस रास्ते से जाना अच्छा रहेगा, ये सब वो चार्ट में लिखाया जाता है. तो इसमें जैसे गूगल मैप में पॉइंट होता है, जहाज का भी पोजीशन इसमें होता है. तो दैट इज व्हाट इज द बेसिक नेविगेशन. पर इन्हें हम जैसे सुबह उठ के गूगल मैप लगा के चलो एक जगह जाना, इट्स बिकॉज योर गूगल हैज प्लान्ड योर पैसेज. Here they have to plan their passage. Of course. So they have to sit on a notebook, they have to start writing कि इस समय मौसम के हिसाब से मुझे इतना विंड मिलेगा, इस डायरेक्शन से विंड मिलेगा, तो मुझे पूरे ओशन में इस डायरेक्शन से सेल करना है. सो दैट प्रिपरेटरी एक्टिविटी गोज इन एंड दैट इज लोडेड ऑन द चार्ट. सर, इसमें एक सवाल ऐसा है कि आपने कहा कि इधर चार्ट बनाना पड़ता है, इधर मैप्स बनाना, लोडेड है, हाँ बनाना पड़ता है, बट रास्ता खुद से बनाना पड़ता है. तो जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थे और जहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी थी, तो वहाँ पे कैसा होता है सब? सो चार्ट तो हमने बना दिया. तो इनएक्सेसिबिलिटी इज कम्युनिकेशन इनएक्सेसिबिलिटी.
सो दैट इज़ वाई वी आर प्रिपेयरिंग वेल इन एडवांस कि उनको पता होना चाहिए कि यू नो दिस फेज इज़ गोइंग टू बी अ टफ फेज. हमें गारंटी नहीं है कि जीपीएस कनेक्शन मिलेगा, हमें गारंटी नहीं है कि हमारा पोजीशन क्या है पता चलेगा. सो उस समय हम उसके लिए डेड रेकनिंग बोलते हैं. डेड रेकनिंग मतलब मुझे पता नहीं पर मैं ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ ऑल्सो डन इन वेल इन एडवांस. सो दैट इज़ हाउ इट. पहले से प्लान करो, पहले से चार्ट में अपना प्लान लोड करो आणि उस तरफ चलते रहो. ओके. आपण त्यांच्याशी अजून बोलूच यात, पण तुम्हाला मगाशी जसं मी म्हणलं की त्यांचं 8 महिन्यांसाठी हे घर होतं. तुम्ही बघू शकता सगळा सेटअप इथे आहे. इकडे किचन पण आहे. बेसिक जे गोष्टी लागतात सर्वायवलसाठी ते इथे आहे. तिकडे त्यांचं बेड पण दिसतंय. अशा वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी इथे बघू शकतो की इथे सामान सुद्धा भरून ठेवलेलं होतं. सर, तो ये कुकिंग वगैरह सब कुछ कैसा मतलब होता है, बिकॉज फ्लेमेबल चीज़ है. यस. सो ये कुकिंग एलपीजी से होता है. एलपीजी टैंक सबसे पीछे रखा गया है. और आप अगर यहाँ देखोगे नीचे से एक पाइप जा रही है और सबसे पीछे जा रही है. Okay. तो फ्लेमेबल आइटम इज इन द लास्ट पोर्शन ऑफ द शिप. नाउ देयर आर टू स्पेशलिटीज ऑफ दिस स्टव. फर्स्ट इज दैट इट इज सपोर्टेड ऑन अ जिम्बल. ओके. तो छोटा मोटा रोलिंग होगा तो ये स्टव भी रिवर्स रोल करेगा एंड वॉट एवर इज केप्ट इफ इट इज अ लिक्विड इट विल प्रिवेंट इट फ्रॉम spilling over. So you hold it and then it balances. Okay. Second thing is that this stove has got a special heating element. So first when you're starting, you start this, press this, turn it around. Now the gas is coming, you switch on the gas and once this heating element is over then only you depress it. एंड एक्सीडेंटली अगर फ्लेम निकल गया तो ये हीटिंग एलिमेंट ठंडा हो जाएगा. Okay. जब ठंडा हो जाएगा तो इट विल ब्लॉक द गॅस लिकेज. म्हणजे इकडे बघा की हे फक्त साधा आपण घरात गॅस ऑन करताना आपण असंच लायटर लावून चालू करून देतो, पण ह्याचं सुद्धा ट्रेनिंग वेगळं आहे. ह्याचं सुद्धा ट्रेनिंग घ्यायला लागतं की नक्की इकडे बसून खायला बनवायचं कसं, सगळे इथपासून तयारी होते. तो सर आप बताइए, ये जो इधर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं तो ये इक्विपमेंट्स और उसके साथ साथ जो किचन में जो हमने सब कुछ भर के रखा है, तो इफ अट ऑल ऐसा अगर होता है कि 8 महीने से ज़्यादा लाइक एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड से ज़्यादा अगर वोयाज हो जाता है तो उसका कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सब जो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है. सो वी हैड 4 पिट स्टॉप्स. सो ये 8 महीने वाली हमें वरी नहीं थी बिकॉज इन चारों पोर्ट में हम राशन रिफिल कर सकते हैं. पर हम जब भी राशन नेवी में भी जब हम राशन फिल करते हैं तो 50% एक्स्ट्रा कैरी करते हैं. ओके. 50%. बस 50%, दैट इज अ पॉलिसी. तो ये इसलिए करते हैं कि जैसे आपने बताया कि हमने 30 दिन का वॉयज किया, किसी कारण से 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए और या 45 डेज हो गए, तो यू हैव एक्स्ट्रा राशन. इफ नॉट और ज़्यादा दिन हो रहा है तो देन यू नो दे नो एट ए पर्टिकुलर टाइम, ओके नाउ आई हैव टू रेगुलेट माय फूड, वाटर, ऑल दिस थिंग. सो दैट इज हाउ इट इज डन. I'll tell you some more important issues. अभी they have done some studies with National Institute of Oceanography. So let me show you some samples. दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. मतलब ये जो 8 महीने का सब कुछ था उसमें वो स्टडी किया है एंड इट इज सेड कि हमने ओशन अभी तक सिर्फ 2% एक्सप्लोर किया है. 2% एक्सप्लोर किया है. सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जब उनको पता चला कि ऐसा एक एक्सपीडिशन है, सो दे रिक्वेस्टेड दैट कैन यू कलेक्ट वाटर सैंपल्स फ्रॉम वेरियस ओशंस. सो बेसिकली दिस वाटर सैंपल्स हैव टू बी कलेक्टेड. इट विल बी गिवन टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी एंड दे विल डू देयर स्टडीज, research studies. So they were given a special equipment like syringes and all for collection of water. एंड हाउ इट वाज कलेक्टेड. With a mug. Okay. Thereafter, it has to be passed through a syringe. It had a filter in front, and after that, it was done. The procedures were trained. So, if you see, this particular sample was collected on 23 May 25 at this particular position. This is their 60th and the last sample. ओके. Okay. So, samples number. So, what they've written: sample number, the latitude, longitude, the coordinates, what you say, and the date. ओके.
So this kind of thing, this is one great achievement for our national research which they have done. दॅट्स रिअली ग्रेट. म्हणजे आपण बघतोय की एक नॅव्हिगेशन म्हणजे एक सर्कम नॅव्हिगेशन त्यात झालं, त्यामध्ये काही सॅम्पल्स पण घेण्यात आले. सर ये जो रूम है ये किस चीज़ का रूम है एग्जैक्टली? हाँ स्टोर रूम है. हाँ. अभी आपने देखा ऊपर मेन सेल है. हाँ. और दो सेल्स आगे हैं, इसको मेन सेल कहते हैं. और इधर जो है उसको फोर सेल्स कहते हैं. इन सब का एक स्पेयर है हमारे पास. बाय एनी चांस कुछ फट गया, कुछ डैमेज हो गया, तो वी हैव इमीडिएटली अनदर सेल फॉर रिप्लेसमेंट. बाकी ये रस्सियाँ भी स्पेयर रस्सियाँ हैं, जो अगर चेंज करना है तो दे हैव. सर मैंने लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलजीत से भी पूछा. सेम सवाल आपसे है कि ये जो मैरिटाइम एक्टिविटी हमने की है, इसका क्या महत्व है मैरिटाइम कोऑपरेशन में? ये जो 4 अलग अलग देशों में गए हैं, और ये कैसे ऑगमेंट करेगा इंडियन मैरिटाइम को और इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस का? So it has got two relevance, like you said. One is we are telling the world that our women are ready, women are capable, and women are scaling heights which nobody in the world is doing. Where the world preaches about women empowerment, India sets an example of these women empowerment, as I have 2 amazing women with me right now who have completed an expenditure of more than 21,000 nautical miles, and they have explored different 4 continents where it was also not so easy to get through the extreme weather conditions. Let us know from them that how was their expenditure through these 8 months, and also they are famously known as #Dilru also. So ma'am, I will first congratulate you on your amazing voyage, and as I mentioned, it is not easy to put 8 months in few minutes, but just get us through your journey. How was it, and how do you feel now? It feels great, and a huge sense of relief that we have completed this journey successfully, because we have been preparing for this for the last 4 years, this last 8 months, with the Indian Navy's training and the initial skippers, and we have a mentor with us. So this 8 months was a huge learning experience as well, and very enriched with experience, where it was humbling and it was very challenging, including the good moments as well, where we had gone sailing in the Southern Ocean, and we had to face rough seas and a lot of challenges, and feels great. My question is it's a common question for you both. What is the best moment of your voyage? The best moment of our voyage will be when we became the Cape Horners. Cape Horn is Mount Everest of sailing. So that is the main part of this place where we have to cross the Drake Passage and round Cape Horn. So once we rounded the Cape Horn, we earned the title of the Cape Horners. That was the biggest moment for life. Ma'am, I'll ask you that what do you think that how this circumnavigation will augment the maritime cooperation with the 4 countries that you have been to in this particular circumnavigation? So when we visited Australia, New Zealand, Cape Town and Falkland, we were received with the friendly navies of their own countries, and we had interactions with their cadets and officers and sailors as well, where we shared our experience, and they were all very interested and surprised that Indian Navy has been the only naval force and the defense force who has been doing the circumnavigation, and it's not, like I said, it's not just once or twice, and we have been doing it for 4 times, and they are all very proud of the thing that India and the Indian Navy has been taking such adventurous sports, which showcases a lot of things, including the Indian boat building capabilities, and also it shows a professionalism of us as mariners, who we always were since ancient India. Right, as we can see that these 2 amazing women gave their insights that how exactly their 8 months expenditure was, and as they rightly mentioned that if India decides to do a thing, they do it at its best. With camera person Rajendra Dharkar, Revati Hingwe, NDTV, Goa.